ये अगली प्रस्तुति हमारी जो देने जा रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी। मेघना जी, आप अपने वीडियो को अनम्यूट कर दें। जी सर। हाँ, संजय जी आए और अपना परिचय, आईकास के बारे में कुछ बातें इसको करते हुए आप अपने। जय गणपति सभी को। सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को चरण छू के प्रणाम, जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं आज उनके सामने अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कर पा रहा हूं। मैं अपने बारे में क्या कहूं। इंजीनियरिंग बीटेक में एनआईटी सूरत से करने के बाद एमटेक मैंने एनआईटी भोपाल से किया। तत्पश्चात जनवरी 2023 का वो वक्त आया जब आईकास से मैं जुड़ा और निरंतर जनवरी 2023 के बाद जून में पहला एग्जाम दिया, निरंतर देते हुए और आप सभी के आशीर्वाद से कभी भी कोई पेपर रुका नहीं। और आज स्थिति है कि दिसंबर 24 में विशारद द्वितीय के पड़ाव के अंतिम छोर पे पहुंच चुका हूं। ये मेरे ज्ञानी और प्रबुद्ध गुरुजनों का आशीर्वाद है और उनका मार्गदर्शन है, जिन्होंने हम सभी को, न केवल मुझे बल्कि हम सभी को इस मुकाम पे लाके पहुंचाया है। विशेष रूप से मैं हमारे चेयरमैन महोदय प्रेमेंद्र चतुर्वेदी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद के चतुर्वेदी सर, अलका मैडम, धर्मेंद्र भारद्वाज सर, साहू मैडम और शुक्ला मैडम, इन सभी का योगदान न केवल इस सत्र में रहा बल्कि मुझे जब जब भी सहयोग की आवश्यकता रही, समय बेसमय उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। ज्यादा वक्त न लेते हुए अब मैं सीधे अपने विषय पर आता हूं। आज जो विषय मुझे दिया गया है वह है संतान। ज्योतिष शास्त्र में संतान इतना बृहद विषय है कि इस विषय पर कहाँ से शुरू करें और कहाँ समाप्त करें, ये एक बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है। यहाँ मैं एक श्लोक से अपनी वाणी प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव, सूर्य चंद्रमा भूमि सुत मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु सभी ग्रहों की शांति करें और हमारी रक्षा करें। क्या संतान की प्राप्ति होगी? आज के समय का यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि शिशु की उत्पत्ति न केवल दंपत्ति के लिए, परिवार के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सर। कनेक्शन प्रॉब्लम लग रही है। राष्ट्र की। संजय जी जी, नेटवर्क आप आ गए। अच्छा जी, आज के समय अभी ठीक आ रहा है सर? हाँ तो आ रही है। क्षमा चाहूंगा। एक तरफ जहां संतान परिवार को, कुटुंब को आगे बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर संतान समाज हित में कार्य करते हुए राष्ट्र धर्म भी निभाती है। अतः संतान का होना न केवल परिवार के लिए अपितु एक राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सौभाग्य का विषय है। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जातक की जन्म पत्रिका का अध्ययन कर संतान के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और यही मेरा आज का विषय है कि मूल प्रश्न जो होता है वो होता है संतान कब होगी। इस विषय पर सिंपल एक जन्म पत्रिका के माध्यम से किस प्रकार हम जातक को बता सकते हैं, इस विषय को लेकर के मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है, सादर प्रस्तुत है। संतान होगी अथवा नहीं, आज के दौर में यही सबसे महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न है। बाकी सारे प्रश्न जैसे पुत्र होगा अथवा पुत्री, संतान कब होगी, संतान कैसी होगी इत्यादि सभी इसके पश्चात ही सामने आते हैं। जन्म पत्रिका के पंचम भाव से संतति का विचार किया जाता है। इसे सुत भाव या संतान भाव भी कहा जाता है। किसी भी जन्म पत्री में किसी भी विषय पर
विचार करने के पूर्व उस पत्रिका के लग्न, सूर्य और चंद्र पर विचार करना अति आवश्यक होता है। स्वस्थ संतति की प्राप्ति के लिए जातक के तन और मन दोनों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। जन्म पत्रिका में लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे जातक के तन और शरीर का विचार किया जाता है। लग्न भाव का कारक सूर्य पिता का कारक कहलाता है। काल पुरुष की पत्रिका में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। स्वस्थ शरीर के लिए लग्न भाव और लग्नेश का बली होना अति आवश्यक है। चंद्रमा मन का कारक है। मन का स्वस्थ होना भी संतति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना तन का। मोटे तौर पर लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्र को देखने के उपरांत पंचम भाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे निश्चित हो जाने के उपरांत हम संतान के लिए पांचवें भाव का अध्ययन करते हैं। संतति की प्राप्ति के लिए इसके अंतर्गत जिन 3 बिंदुओं का विचार किया जाता है उसमें सर्वप्रथम पंचम भाव से पंचम अर्थात नवम भाव और कारक ग्रह बृहस्पति से पंचम देखा जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी भाव का अध्ययन मुख्यतः 3 बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है और वह भाव है, वो भावेश और कारक है। अध्ययन में सबसे पहले भाव को देखा जाता है कि भाव कौन सी राशि में स्थित है, उस राशि के गुणधर्म क्या है, भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं और उनके गुणधर्म अर्थात कारकत्व क्या है। अर्थात भावस्थ ग्रह नैसर्गिक शुभ अशुभ, योग कारक, अकारक, मारक, बाधक इत्यादि की जानकारी, भावस्थ ग्रह किस भाव के स्वामी हैं और वहां बैठकर वे पंचम पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, ये भी देखना आवश्यक है। भावेश का अध्ययन उसकी स्थिति और भावेश के विचारणीय भाव पर प्रभाव के आधार पर की जाती है। कारक ग्रह का अध्ययन कुंडली में कारक की स्थिति और इसके विचारणीय भाव पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में की जाती है। पंचम भाव का अध्ययन शास्त्रीय सूत्र के अनुसार सबसे पहले पंचम भाव का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि पंचम भाव किस राशि में है और किन ग्रहों के प्रभाव में है। राशियों के गुणधर्म की जानकारी हमें राशियों के स्वभाव अर्थात चर, स्थिर या द्वि स्वभाव, तत्व अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु या जल, लिंग अर्थात पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, दोष अर्थात पित्त, वायु, त्रिदोष या कफ, वर्ण अर्थात क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, बल अर्थात दिवा बलि या रात्रि बलि, पाद या बहुपद के आधार पर होती है। पंचम पर पड़ने वाले प्रभाव को देखेंगे अर्थात पंचम भाव किन किन ग्रहों के प्रभाव में है। लग्न से पंचम भाव के साथ साथ चंद्रमा से भी पंचम भाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। भाव के अध्ययन के पश्चात अब पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश को देखा जाता है। यहाँ पंचमेश की स्थिति और इस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि पंचमेश किस राशि में स्थित है, उस राशि के गुणधर्म क्या है और वह किस प्रकार से पंचमेश को प्रभावित कर रही है। क्या पंचमेश केंद्रीय त्रिकोण में स्थित है या त्रिक भाव में, अर्थात जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 अर्थात षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में। इस प्रकार पंचमेश का केंद्रीय त्रिकोण में होना उस पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालेगा। यदि पंचमेश दुख स्थान या त्रिक भाव 6, 8, 12 में है तो उस पर पहले से अलग प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। स्थिति, दृष्टि और युति के अनुसार पंचमेश पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन यहाँ से किया जाता है। पंचमेश का अध्ययन भी लग्न और चंद्रमा दोनों से किया जाना चाहिए। तीसरे क्रम में पंचम के कारक बृहस्पति देव की स्थिति और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जातक की जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति क्या है और वह किस भाव में विराजमान है। साथ ही कारक ग्रह बृहस्पति देव पर दृष्टि, युति, कर्तरी इत्यादि के आधार पर किस प्रभाव का प्रभाव पड़ रहा है। इस आधार पर संतान के कारक ग्रह बृहस्पति देव पर विचार किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रत्येक शुभ कार्य के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद आवश्यक है। देव गुरु बृहस्पति के आशीष के बिना संतान प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार संतान प्राप्ति की संभावना के लिए पंचम भाव का अध्ययन लग्न और चंद्रमा के संबंध में भाव, भावेश और कारक को आधार मानकर किया जाता है। अब इसका दूसरा बिंदु है पंचम भाव से पंचम अर्थात नवम भाव। पंचम भाव से विवेचना के आधार पर यदि संतान होने के संकेत प्राप्त हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा ज्योतिष शास्त्र के एक अन्य प्रमुख सूत्र भावात भावम का उपयोग करते हुए पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव का अध्ययन किया जाता है।
जिस प्रकार भाव, भावेश और कारक का अध्ययन कर हम पंचम भाव से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ हम अब नवम भाव से उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। नवम भाव का अध्ययन हम यहाँ स्थित राशि और उसके गुण स्वरूप नवम भाव में स्थित ग्रह और ग्रहों के प्रभाव के आधार पर करेंगे। नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश का उसकी स्थिति और प्रभाव के आधार पर आकलन करते हैं और अंत में संतान का कारक ग्रह बृहस्पति देव का स्थिति और प्रभाव के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अब यदि नवम भाव नवमेश और कारक में माध्यम से संतान की जानकारी मिलती है, तब उस स्थिति में जातक की पत्रिका में संतान का योग बनता हुआ बताया जाना चाहिए। तीसरा मुख्य बिंदु है कारक ग्रह बृहस्पति से पंचम। पंचम और नवम भाव का अध्ययन करने के उपरांत भी यदि हमें संतान बाबत कोई भी संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, तब उस स्थिति में अंतिम सूत्र के रूप में हम कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति से पंचम का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि संतान का कारक देव गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति की स्थिति से पंचम अर्थात बृहस्पति जिस भाव में स्थित है उससे पांचवें भाव का अध्ययन बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ संतान हेतु जातक की जन्म पत्री में किया जाता है। इस भाव में पड़ने वाली राशि और ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव के आधार पर संतान का पक्ष देखा जाता है। जन्म पत्रिका का पंचम भाव पूर्वार्जित कर्मों का स्थान या पूर्व जन्मों से प्राप्त होने वाले पुण्य का स्थान भी बताया गया है। संतान की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से पूर्व जन्म के कर्मों का प्रताप माना जाता है और इसे समझने की सामर्थ्य केवल ज्योतिष में ही है। पंचम भाव को पुण्य स्थान भी कहा जाता है, अर्थात समग्र रूप से समस्त पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का संचित स्थान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचम भाव के फल प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का अच्छा होना आवश्यक है। अक्सर हम लोग डॉक्टर को यह कहते पाते हैं कि पति पत्नी दोनों ही संतान उत्पत्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ और सक्षम है, परंतु वे संतान सुख से वंचित रहते हैं। ऐसे अवसरों पर प्रायः यह सुनने मिलता है कि शायद ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इस वजह से उन्हें संतान सुख नहीं मिला। इस प्रकार पंचम भाव से सबसे पहले हमने संतान के होने की संभावनाओं को देखा। संतान प्राप्ति में हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ से किसी भी प्रकार का परिणाम न प्राप्त होने की स्थिति में हमें नवम भाव का अध्ययन किया। नवम भाव पंचम से पंचम होने के कारण वर्तमान जीवन के पुण्य कर्म और भाग्य और धर्म का स्थान है। नवम भाव से संतान के विषय में किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिणाम दिखाई न देने की स्थिति में हमने संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति का अध्ययन किया। हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अवश्यंभावी है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ परिणाम की प्राप्ति संभव नहीं है। जब पंचम भाव और नवम भाव से संतान के होने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, तब हम देव गुरु बृहस्पति की स्थिति, इनसे पंचम और उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इन तीनों के अध्ययन के उपरांत भी हमें यदि किसी भी प्रकार से संतान होने की संभावनाएं जातक की जन्म पत्रिका में दिखाई नहीं पड़ती, तो जातक को यह कहा जा सकता है कि उनकी पत्रिका में संतान की संभावनाएं नगण्य हैं, अर्थात संतान का योग नहीं है। इसके विपरीत यदि जन्म पत्रिका के पंचम भाव, नवम भाव और कारक बृहस्पति देव में से किसी भी एक में यदि हमें सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से जातक को संतान के विषय में सकारात्मक परिणाम बताए जाने चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जातक की पत्रिका में संतान का योग है। यहाँ एक तथ्य पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि जन्म पत्रिका में इन तीनों बिंदुओं के अध्ययन करने के उपरांत भी संतान के होने का योग नहीं बनता, तो हमें इनके आगे अध्ययन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात हमारा सप्तांश चार्ट, नवांश पत्रिका, बीज स्फुट, क्षेत्र स्फुट, पुत्र सहम, दशाओं पर विचार आदि का अध्ययन निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार हम ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करते हुए जातक के संतान के योग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय ज्योतिष में एक ओर जहां लग्न, सूर्य और चंद्र के बलाबल का सार्थक प्रयोग किया गया है, वहीं दूसरी ओर पंचम भाव से पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म लेकर और नवम भाव से वर्तमान जन्म के पुण्य कर्म लेकर संतान के साथ उसको संयोजित कर संतति प्राप्ति के योग को स्पष्ट किया गया है। सुलभ संदर्भ के लिए कुछ ज्योतिषीय सूत्र निम्न अनुसार हैं।
प्रथम, पंचम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट होने के साथ साथ पंचमेश भी शुभ ग्रहों से युति। दूसरा, पंचम भाव पंचमेश और बृहस्पति पर पड़ने वाले शुभ अशुभ दृष्टि। तृतीय, लग्नेश पंचमेश और बृहस्पति का बल। चौथा, पंचमेश होकर बृहस्पति का बल। अगला, पंचमेश होकर बृहस्पति पर पड़ने वाली लग्नेश की दृष्टि। लग्नेश एवं पंचमेश में आपस में युति, दृष्टि अथवा राशि परिवर्तन संबंध। लग्नेश और नवमेश की सप्तम में युति के साथ यदि द्वितीयेश लग्नेश हो तो संतान का प्रबल योग बनता है। लग्नेश और पंचमेश केंद्रगत हो और द्वितीयेश का बल। आइए अब एक उदाहरण पत्रिका के माध्यम से इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आप जिस पत्रिका को प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं वो कन्या लग्न की पत्रिका है। कन्या राशि लग्न में है। पंचम भाव में सर्वाधिक ग्रह इस जातक की पत्रिका में उपस्थित हैं। बुध, मंगल, बृहस्पति, केतु और शनि। छठे भाव में सूर्य और शुक्र है, नवम में चंद्रमा है और एकादश भाव में राहु है। कुछ इस प्रकार से मेरे द्वारा इसका विवेचना की गई है। इसमें जातक का जो प्रश्न आया था मेरे पास वो ये था कि उसे संतान की प्राप्ति होगी अथवा नहीं। इसकी विवेचना कुछ इस प्रकार प्रस्तुत है। जातक की पत्रिका कन्या लग्न की है। पत्रिका में लग्नेश बुध पंचम भाव में स्थित है। लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अतः लग्न बली है। पत्रिका में चंद्रमा वृष राशि में नवम भाव में विराजमान है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, अतः चंद्रमा भी बली है। पत्रिका के लग्न और चंद्रमा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जातक शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप में संतान प्राप्ति हेतु सक्षम है। दूसरी बिंदु है पंचम भाव में मकर राशि, जो शनि की राशि है और शनि पंचम भाव में ही स्थित है। पंचम भाव में 5 ग्रहों की स्थिति भाव को बली बनाती है। अगला, पत्रिका का लग्नेश बुध पंचम भाव में स्थित है, अतः कहा जा सकता है कि पंचम भाव बलवान है, अतः संतान के निश्चित संकेत हैं। पंचमेश शनि स्वराशि का होकर पंचम भाव में ही स्थित है, अतः संतान सुनिश्चित करता है। नवम भाव में उच्च का एकादशेश चंद्रमा स्थित है। बृहस्पति से पंचम उच्च का चंद्रमा है जो संतान के लिए शुभ है। उक्त विवेचना के आधार पर आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जातक के जन्म पत्रिका में संतान के प्रबल योग हैं। इस प्रकार हम किसी भी जातक की जन्म कुंडली को देखकर ये बताने में सक्षम रहते हैं कि उसे संतान होगी अथवा नहीं। आप सभी के कुशल मार्गदर्शन और आदरणीय गुरुजनों के निर्देशन में ये मेरी छोटी सी प्रस्तुति रही। अंत में एक श्लोक के माध्यम से करना चाहूंगा। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करीले महंत। इस प्रस्तुतिकरण को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। आप सभी आत्मन का हार्दिक आभार और धन्यवाद जिन्होंने मेरा उद्बोधन धैर्यपूर्वक सुना। साथ ही सभी गुरुजनों को हृदय से आभार, धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जय गणपति की। जय गणपति की संजय जी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा संतान के संबंध में आपका उल्लेखीय प्रेजेंटेशन। और कोशिश कीजिए कि और ज़्यादा कुंडलियों पर एक रिसर्च बेस्ड बनाकर उसको तैयार करके रखें, जिससे कभी अपने किसी कार्यक्रम में किसी उसमें एक अच्छे रूप में और ज़्यादा और लगाकर प्रस्तुत किया जा सके। और जिन कोट्स को आपने लिया है आगे से उनके कोट को जो विवरण है, जैसे आपने लिया मान लीजिए बीपीएचएस से है ना, या सारावली से या किसी भी जगह से लिया, तो उसका कोट अगर दे देंगे तो उसमें कहते हैं ना जो और ज़्यादा सुंदरता आ जाएगी। जो हम रत्न जड़ित कर देते हैं किसी पोशाक पर तो वो सुंदरता आ जाती है प्रेजेंटेशन में। अगर हम उसका कोट लिख देते हैं तो कोट लिखने से उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आगे से और ज़्यादा तैयार कीजिए इसी टॉपिक पर। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसको और अपना अच्छा बनाते हुए आगे करने की कोशिश कीजिए। जी धन्यवाद। धर्मेंद्र जी। हाँ, मैं संजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट इसमें थोड़ा सा अपन क्लू डाल देते हैं अष्टक वर्ग के संदर्भ में कि पंचम यदि अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक वर्ग में यदि ज्यादा बिंदु आ रहे हैं 28 और 30 से,
तो वो एक आपको क्लियर करता है इंडिकेशन कि होगी, ठीक है। और चूंकि आप इशारत कर चुके हैं, तो जहाँ पे पुत्र कारक जय की बात करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक अपन ये सारी विद्याएं लगाकर अपन एक निचोड़ पर नहीं पहुंचते तो रिसर्च नहीं कर पाते, ठीक है ना संजय जी। तो आगे से मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इन नियम को फॉलो करा करें और उसको लगाएं, जिससे आपको और क्लियर कट मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद जी। आरती जी। जय गणपति की। संजय जी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी, और इतने सारे पॉइंट आपने बताए जो ध्यान रखने लायक है जब भी हम